Hello everyone, welcome to the Kinematics in One Shot JEE 2020 रिविजन सीरीज। स्टार्ट कर रहे हैं आज हम काइनेमेटिक्स। स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। काइनेमेटिक्स में हम बात करते हैं दो तरीके के मोशन की, एक तो 1D मोशन और दूसरा 2D मोशन। ठीक है, तो 1D मोशन में हमारा बेसिकली क्या है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो उसमें हम तीन टर्म्स के बारे में बात करते हैं। पहली हमारी आती है स्टैटिक्स मतलब मोशन। स्टैटिक्स मतलब जब बॉडी रेस्ट पे हो, उसके उसके डायमेंशंस की हम जब स्टडी करते हैं जब बॉडी रेस्ट पे हो। डायनामिक्स तब जब बॉडी के ऊपर फोर्सेस एक्ट कर रहे हो पर हम फोर्सेस का कारण ना जाने। और काइनेमैटिक्स में हम फोर्सेस का कॉज जानते हैं। और अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मोशन के। टाइप्स ऑफ मोशन में भी दो तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं। इसमें फर्स्ट आता है हमारा पाथ पे बेस्ड। ठीक है, और दूसरा आता है हमारा कि हम कितने कोऑर्डिनेट यूज़ कर रहे हैं उसको डिफाइन करने के लिए। ठीक है, पाथ बेस्ड में हमारा आता है पहले रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, रेक्टिलिनियर मोशन, दूसरा है हमारा सर्कुलर मोशन, तीसरा है हमारा ऑसिलेटरी मोशन। रेक्टिलिनियर मतलब स्ट्रेट लाइन में जो मोशन हो। सर्कुलर सर्कुलर तो पता ही आपको, सर्कल में मोशन हो जब। और ऑसिलेटरी जब टू एंड फ्रो मोशन हो, जैसे किसी भी पेंडुलम का जैसे मोशन होता है उसको वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी मोशन कह सकते हैं। ये बेस्ड है नेचर ऑफ पाथ पे। ठीक है, दूसरा है कोऑर्डिनेट हम यूज़ करते हैं। कोऑर्डिनेट में हमारा आता है 1D 2D एंड 3D। जिसमें हम एक डायमेंशन यूज़ करें, जिसमें हो सकता है एक्स या वाई या जेड, कोई भी एक। 2D में हम एक्स कॉमा वाई यूज़ कर सकते हैं या वाई कॉमा जेड यूज़ कर सकते हैं या एक्स कॉमा जेड। 3D में तीनों का हम यूज़ कर रहे हैं उसका पाथ या उसकी पोजीशन बताने के लिए। अब हमने यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ चुके हैं हम कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी में क्वांटिटी को डिवाइड किया गया है। बेसिकली स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर विद मैग्नीट्यूड एंड वेक्टर मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड पाथ लेंथ की अब हम बात करेंगे। पोजीशन क्या होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की। कहीं कोई भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन हम कैसे डिफाइन करेंगे, ये सेकंड वाले को यूज़ करके, कोऑर्डिनेट्स को यूज़ करके। ठीक है, या तो वो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा हो या एक्स वाई प्लेन पे लाई कर रहा हो या किसी भी 3D प्लेन पे लाई कर रहा हो। दूसरा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सुना ही होगा आपने, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। उसके बाद हम बात करते हैं फिर हम बात करते हैं पाथ लेंथ के बारे में। पाथ लेंथ क्या होता है? पाथ लेंथ होता है हमारा डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस भी इसको हम कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं, ये हो गई कुछ बेसिक टर्म्स जो हमने कर लिए रिवाइज ही करना है बेसिकली हमको। फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करेंगे अब हम। फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करते हैं। उसमें हमारे टू टाइप्स के हैं, इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल। इनर्शियल वो जो तीनों लॉ ऑफ न्यूटन को फॉलो करे, और ये नहीं करता है नॉन इनर्शियल। बस यही है इसमें, और कुछ नहीं है। फिर हम पढ़ते हैं ग्राफ्स के बारे में। उससे पहले हम जान लेते हैं वेलोसिटी क्या होती है। वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, अब देखो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब देखो टोटल डिस्प्लेसमेंट जो है वो ज़ीरो हो सकता है, कैन बी ज़ीरो। ठीक है, तो हमारी एवरेज वेलोसिटी भी ज़ीरो हो सकती है।
ठीक है, ये इससे एक ऑब्जेक्टिव बन सकता है, बनता भी है, जिसमें हमें दो स्टेटमेंट दे दी जाती हैं और उसी के हिसाब से हमें उनको लिखना पड़ता है कि ए इज़ रॉन्ग एंड बी इज़ राइट, या ए इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ बी, वगैरह वगैरह। तो पर अगर अब ये कैसे में आएगा, देखो एवरेज वेलोसिटी तो जीरो हो सकती है, पर अगर हम स्पीड की बात करें, स्पीड क्या होती है सबको पता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस या टोटल डिस्टेंस की बात करें, अगर हम एवरेज की बात करेंगे तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब देखो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, टोटल डिस्टेंस कैन नेवर बी ज़ीरो। ठीक है, तो एवरेज स्पीड भी हमारी कभी भी ज़ीरो नहीं होगी। तो ये एक ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का हमें दे देंगे कि इन दोनों में से कौन सा ज़ीरो हो सकता है। तो हमें पता होना चाहिए कि एवरेज स्पीड कभी भी ज़ीरो नहीं होगी। अब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन के बारे में। एक्सेलरेशन क्या है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। आपने एक जगह सुना होगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो देखो एक पॉइंट पे, जैसे हम किसी पूरे पाथ की बात कर रहे हैं, जैसे बॉडी ऐसे ट्रैवल कर रही है, तो किसी भी एक पॉइंट पे उसकी जो वेलोसिटी होगी उसी को हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या एक्सेलरेशन कहेंगे। अगर एक्स बाई टी का है तो वेलोसिटी निकल जाएगी, और अगर वी बाई टी का है तो एक्सेलरेशन निकल जाएगा। अब देखो कंसेप्ट है एक, डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड। बहुत से बंदों ने इसकी डेरिवेशन भी करी होगी, जिसमें हम एस एन प्लस वन माइनस एस एन करते थे तब निकालते थे। तो इसका डायरेक्ट फार्मूला है u प्लस ए बाई टू एन माइनस वन। ठीक है, अब देखो एक और है जो डेरिवेशन टाइप में है, एक और हम पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आता है जो कि डेरिवेशन टाइप में है, बट अभी हम रिवीजन कर रहे हैं तो हम नहीं करेंगे। तो गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर्स, देखो ये इससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी बना है। देखो फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट के लिए है ये, फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट जो होता है उसके लिए हमारे पास में एक्सेलरेशन हो जाता है g, और u हमेशा उसका ज़ीरो रहता है क्योंकि हम उसे रेस्ट ड्रॉप कर रहे होते हैं। तो हमें बताया s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, u ज़ीरो हो गया तो हाफ, और a क्या है हम पे, g है, तो हम हाफ जी टी स्क्वायर इसको कर देते हैं। और हम ऐसे ही देखो पहले सेकंड पे कितना होगा g बाई टू, दूसरे सेकंड पे रख के देखते हैं, देखो टू टू द फोर, टू जी हो जाएगा। ठीक है, तो टू जी और जी बाई टू, तो इसमें एक पैटर्न बन जाता है कि इतना ट्रेवल किया है उसने पहले सेकंड पे, दूसरे सेकंड पे इतना, ऐसा रेशियो बन जाता है जो हम रेशियो बनाते हैं तीसरे सेकंड पे। तो ये ऐसे ऑड नंबर का रेशियो बनता है जो कि पूछा भी जाता है जेई मेन और नीट में। इसके बाद करते हैं हम रिलेटिव वेलोसिटी की बात। रिलेटिव वेलोसिटी v इक्वल टू v, अगर हम a विद रिस्पेक्ट टू b, देखो अगर किसी कोई भी ऑब्जेक्ट है, मैं बोल रहा हूँ a ऑब्जेक्ट है, वो ऐसे जा रहा है, उसकी वेलोसिटी है v विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो भी हम ले रहे हैं। ठीक है, और दूसरा ऑब्जेक्ट है b, उसकी वेलोसिटी है vb विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो भी हम ले रहे हैं। तो v की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू b इज इक्वल टू वी ए विद रिस्पेक्ट टू द फ्रेम माइनस वी बी विद रिस्पेक्ट टू द फ्रेम। ठीक है, ये होती है, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल कंसेप्ट है। तो वन डी मोशन पे हमारे पास में जो मेन कंसेप्ट है जिसपे क्वेश्चन आते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। लास्ट जो इसमें है वो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स। देखो राइटिंग वगैरह तो देख लेना, बेसिकली मैं कंसेप्ट लिख रहा हूँ। राइटिंग का जिसको भी इशू होगा प्लीज़ कमेंट कर देना। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स, देखो अगर हम डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम का ग्राफ बनाते हैं, डिस्प्लेसमेंट विद टाइम, तो अगर देखो
ये ग्राफ इंक्रीज कर रहा है, मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज कर रहा है विद टाइम, तो इसके पास एक कांस्टेंट वेलोसिटी होगी, ये सब मानते हैं। तो इसका v बाई टी ग्राफ कैसे बनेगा, एक कांस्टेंट वेलोसिटी का, ठीक है। और इसका a बाई टी ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे देखो वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई तो एक्सेलरेशन क्या होगा, ज़ीरो, तो ये ऐसे कुछ बनेगा। बट अगर x बाई टी का ग्राफ पैराबोलिक है, मतलब कि जो ये इक्वेशन है, देखो ये इक्वेशन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे हम पे क्या बचेगा, m बचेगा सिर्फ, क्योंकि एम एक्स को डिफ्रेंशिएट करके क्या बचता है, सिर्फ m। तो m क्या होगा, एक स्लो, एक मतलब कांस्टेंट होगा कोई m यहाँ पे, ठीक है। और अगर हम m को दोबारा डिफ्रेंशिएट करें, m कांस्टेंट है, डिफ्रेंशिएट करके क्या आया, जीरो। तो बेसिकली हम डिफ्रेंशिएट करके भी दे सकते हैं, जिनके जो मैथमेटिक अप्रोच से जाना चाहते हैं वो उससे जा सकते हैं। अब देखो ये पैराबोला है, इसकी इक्वेशन कैसे होती है, y इक्वल टू 4ax² या कुछ भी, ठीक है। तो इसको अगर हम एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये x की टर्म में आ जाएगा, तो फिर अगर हम इसको x के टर्म में करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, तो v बाई टी का ग्राफ हमारा ऐसा बनेगा। और अगर v बाई टी का ग्राफ ऐसा है तो a बाई टी का कैसा होगा, कांस्टेंट। तो ऐसी ही है, और हमसे कभी भी वो ऐसे भी पूछ सकते हैं कि उल्टा भी ले जा सकते हैं, क्योंकि a बाई टी से भी वो हमसे पूछ सकते हैं कि ये a बाई टी का ग्राफ है तो इसका v बाई टी का ग्राफ कैसा होगा, या x बाई टी का ग्राफ कैसा होगा। ये नेगेटिव एक्सेलरेशन के बारे में भी पूछते हैं। एक नेगेटिव एक्सेलरेशन का मैं तुम्हें बता देता हूँ, देखो ये ऐसा कुछ बन सकता है एक्स टी में, ठीक है। और उसका ही हमारा v बाई टी में कैसा बनेगा, ऐसा। और नेगेटिव एक्सेलरेशन की बात करें, रिटार्डेशन जिसे हम कहेंगे, तो वो ऐसे बनेगा। ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट जहाँ से ये अपना चेंज कर रहा है या नेगेटिव हो रहा है, उसी पॉइंट पे ये एक्सेलरेशन अपना डायरेक्शन चेंज करेगा। तो देखो एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आता है इसमें कि बॉडी कभी भी हमें एक इक्वेशन दे देंगे कि इस इक्वेशन के हिसाब से ये ट्रैवल कर रहा है। कभी भी हमको एक इक्वेशन दे देते हैं कि ये ऐसे ट्रैवल कर रहा है, कुछ भी ले लो, 4t² + 5t। तो कभी कभी क्या करते हैं ये लोग, अब देखो ये हम पे जो ये है ये डिस्टेंस का है, ठीक है। डिस्टेंस अगर फिर हम करते हैं dx/dt तो हमारा वेलोसिटी निकल जाता है, फिर हम दोबारा करते हैं d2x/dt², तो फिर हमारा एक्सेलरेशन निकल जाता है। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे ट्विस्टेड रहते हैं कि देखो वेलोसिटी, अब तुम जैसे अगर ये पाथ तो ऐसा भी हो सकता है ना, तो ये डायरेक्शन ऐसे भी चेंज हो सकती है। तो हम सीधा डिफ्रेंशिएट करके या सीधा हम सीधा जो अप्रोच होता है वो लगाते हैं क्वेश्चंस में, और हम उसमें फंस जाते हैं। हमें चेक करना होगा कि जिस पॉइंट पे वेलोसिटी ज़ीरो है, अगर उसने पूछ लिया कि इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, t=1 से लेकर t=10 तक, ठीक है। और बाय चांस देखो t=1 पे ये यहाँ पे है और t=10 पे यहाँ पे है, और t=5 पे अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, डायरेक्शन चेंज कर रहा है। तो हमें इसमें कन्फ्यूजन हो सकती है, और हम इसका जो डिस्टेंस है वो हमारा गलत आ सकता है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज कर रहा है यहाँ से, ठीक है। तो हम हमें एक बार चेक करना होगा कि ये, पहले तो हम इसको डिफ्रेंशिएट कर दें, ठीक है, जो भी है। अगर इसको कर रहे हैं 8t+5, ठीक है। अब हम देखें कि t=0 कहाँ पे हो रहा है, अगर ज़ीरो करना है तो t=-5/8। देखो ये तो मैंने खुद ही बनाई थी, माइनस नहीं हो सकता। पर अगर आ गया कि 1 और 10 के बीच में अगर आ गया, तो वहाँ से वो वेलोसिटी चेंज करेगा। तो फिर हमें ब्रेक करना पड़ेगा डिफरेंस। जैसे अगर 5 पे कर दिया उसने चेंज, तो 1 से 5 का करो, पहले डिफ्रेंशिएट करो, 5 का निकालो, फिर 5 से 10 का निकालो, 1 to 5 एंड 5 to 10। तो हमें ब्रेक करना पड़ेगा, उसमें हम सीधा नहीं निकाल सकते, क्योंकि फिर हमारा कुछ डिस्टेंस स्किप हो जाएगा जिसमें हम अपना वो डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये इस पर भी क्वेश्चन आया है। फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट, अभी हमने गैलीलियोस का हमने एक वो पढ़ा था रूल, तो उसके हिसाब से देखो फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट, फ्री फॉल का केस हम कंसिडर करते हैं जिसमें कि कोई भी ऑब्जेक्ट है किसी इतनी हाइट पे रखा हुआ है, उसको h हाइट पे, ठीक है, उसको हम वहाँ से गिराते हैं, ठीक है। तो उसके उसके लिए हम मॉडिफाई करते हैं तीनों इक्वेशन को, हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन जो होती है हमारी, ठीक है, उसको मॉडिफाई करते हैं उसके लिए। तो
पहली होती है v इक्वल टू यू प्लस 18, तो यहाँ पे u 0 है, ठीक है। तो मतलब हर केस में नहीं होगा, वैसे तो मोस्ट ऑफ द केसेस u इज़ 0, बट फिर भी हम अगर कुछ और वेलोसिटी से कोई फेंकता है तो u को हम u ही रहने देते हैं, प्लस जी टी, वी इक्वल टू जी टी हो जाता है हमारा ये। दूसरी क्वेश्चन, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसमें भी हम u हमारा काफ़ी टाइम ज़ीरो रहता है पर अभी इसको हम u रख रहे हैं, s हमारा h हो जाएगा प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। एक्सेलरेशन क्या है g, अगर हम ऊपर की साइड फेंक रहे हैं तो हम एक्सेलरेशन कंसिडर करेंगे माइनस v, बहुत बेसिक है, सबको पता है। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2gh, ये तीसरी क्वेश्चन। तो फ्री फॉल में बस यही है कि हमें ये पता होना चाहिए कि एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं देंगे, u देंगे या v देंगे या h देंगे, ये हमें पहले से पता होना चाहिए कि a को हमें क्या लेना है, या बॉडी रेस्ट में अगर बोल दिया तो u को हमें क्या लेना है। अब एक और कंसेप्ट है कैचिंग ऑफ बॉल, ये सारा 1D मोशन में है और मैं काफ़ी तेज़ बता रहा हूँ आपको, क्योंकि देखो तुमने बेसिक पढ़े हैं, तुम लोगों को ऐसे नहीं है कि बिल्कुल बच्चों की तरह बताना है, बेसिक पढ़ रखे हैं हमने, 11th 12th पास आउट से सारे, ठीक है, इसीलिए थोड़ा तेज़ तेज़ होना ही चाहिए। अगर किसी को भी स्टार्टिंग से पढ़ने का मन है तो अगर ज़्यादा लोग उसकी डिमांड करते हैं तो संडे को हम नहीं डालेंगे वीडियो, संडे को हम मतलब बेसिक कोर्स की वीडियो नहीं डालेंगे, या तो क्वेश्चंस का सेशन होगा, या फिर कोई भी जो टॉपिक जो ज़्यादा बंदे बोल रहे हो कि उनको ज़्यादा पढ़ उसको उनको डिटेल में पढ़ना है, क्वेश्चन के साथ पढ़ना है, तो उस पर वीडियो या लाइव सेशन हम करेंगे। और कोई भी क्वेरीज हो आप कमेंट कर सकते हैं। तो कैचिंग ऑफ अ बॉल, कैचिंग कैसे करेंगे, मतलब इस किसी कभी कभी ऐसा होता है कोई क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आया हुआ भी है कि कैच कैसे करें किसी बॉल को अगर बंदा ऐसे भाग रहा है, देखो कैच करने का सिंपल वो है, वैसे ये 2D में आता है बट बहुत इजी कंसेप्ट है इसमें। अब देखो ये बॉल फेंकी और एक बंदा उस बॉल के पीछे भाग रहा है, अगर भाग रहा है वो किसी कितनी भी वेलोसिटी से, अगर उसकी वेलोसिटी v है और बॉल की जो बॉल की देखो अगर ये x और y और x में जा रहा है तो इसकी दो वेलोसिटीज होंगी, y वाली और x वाली। तो देखो v को इक्वल होना पड़ेगा उसकी x वाली वेलोसिटी के, तो हम कैसे उसमें एंगल के टर्म में हम कैसा करें, थीटा एंगल से डाल दिया तो एंगल के टर्म में हम क्या बोलेंगे, v cos थीटा शुड बी इक्वल टू v ऑफ पर्सन, ठीक है, v ऑफ बॉल cos थीटा। तो ये कैचिंग ऑफ बॉल का कंसेप्ट है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, इसमें क्वेश्चन आया भी है इसीलिए मैंने आपको बता दिया। अब बात करेंगे बिल्कुल फ्रेश कंसेप्ट, 1D में हमने पढ़ लिया है, 2D की बात करेंगे, 2D का कंसेप्ट भी हमने उसमें देखा, काइनेमेटिक्स 2D। अब देखो 2D में सबसे पहले सबसे जैसे ही हम 2D में एंटर करते हैं हमारे पास में क्या हमें दिखता है, वो है प्रोजेक्टाइल। इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, कभी कभी कोलिजन के साथ इसको मैच करके क्वेश्चन आ जाते हैं। देखो कोलिजन में कैसे क्वेश्चन आते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट गया और फिर वहाँ पे बर्स्ट हो गया किसी भी, उसमें उसके 3 या 4 पीसेस हो गए, उसमें हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगाना पड़ता है, ठीक है। तो वो भी करेंगे डिस्कस, कोलिजन के साथ करेंगे या क्वेश्चंस के उसमें करेंगे पैटर्न में, बट होगा वो डिस्कशन उसका। तो हमने इसको प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टार्ट कर लिया है। प्रोजेक्टाइल मोशन में सबसे पहले क्या है, पैराबोलिक पाथ कवर करता है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने किसी बॉडी को फेंका थोड़ा थीटा एंगल पे, ठीक है, हॉरिजॉन्टल से y बाय एक्स। अब उसकी हमने वेलोसिटी के कंपोनेंट डिवाइड कर दिए, अगर u इसकी इनिशियल वेलोसिटी है तो u cos थीटा और u sin थीटा में डिवाइड कर लिया, ठीक है। अब बस इसमें हम पे कुछ बेसिक कंसेप्ट आते हैं, जैसे t इक्वल टू क्या होता है, तो वो होता है टाइम ऑफ फ्लाइट, टू यू साइन थीटा बाई जी। हम पे h क्या होता है, ये होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, और r क्या होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अब रेंज हमें मैक्सिमम कहाँ मिलती है, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पे, वगैरह वगैरह, ये सब
इन फॉर्मूले में पुट करते हैं तो ये ऐसे रिजल्ट्स आते हैं। इन रिजल्ट्स के बारे में हमने पढ़ा होगा। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में हम पे इतना ही है, ज़्यादा कुछ है नहीं। बस एक इक्वेशन आती है, वो इक्वेशन याद होनी चाहिए। वो इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स टेन थीटा और 1 माइनस एक्स बाय आर। ठीक है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री भी बोलते हैं हम इसको। ठीक है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर 2u² साइन कॉस स्क्वायर थीटा, अगर हम रेंज को खोल दें। बट ज़्यादा बेटर ये होगा कि ये वाला फार्मूला लर्न किया जाए, क्योंकि देखो रेंज तुम निकाल लोगे फिर उसके बाद, क्योंकि देखो कभी कभी पोजीशन, इसकी पोजीशन पूछ ली जाती है कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी ये वाई जो है बेसिकली ये पोजीशन है। तो कभी कभी पूछते हैं कि इतने टाइम के बाद या इतनी अगर उसकी वेलोसिटी है, देखो एक्स अगर यहाँ पे वेलोसिटी है, तो एक्स हम वेलोसिटी मानते हैं, तो सॉरी एक्स इसका एक्स कोऑर्डिनेट है, यू इसकी वेलोसिटी है, तो हमें एक्स कोऑर्डिनेट दे देंगे कि ये है एक्स कोऑर्डिनेट, और हमें वाई कोऑर्डिनेट का पता लगाना है कि इसकी पोजीशन। तो हम मतलब हम पोजीशन को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, एक्स कॉमा वाई के टर्म्स में करेंगे ना। अगर हम पे एक्स दे रखा है और पूछा है वाई चाहिए उनको, एक्स दे रखा है तो हम एक्स को इसमें डालेंगे, थीटा वो देंगे कि कितना इंक्लाइन किया है, या वो सीधा रेंज दे देंगे तो रेंज थीटा भी निकल सकता है। अगर यू दिया हो, यू तो देंगे, तो फिर उसके बाद तुम उसकी जो वाई डायमेंशन की जो पोजीशन है उसको पता लगा सकते हो। तो यहाँ पे एक्स उसका एक्स कोऑर्डिनेट है, ठीक है, यू उसकी इनिशियल वेलोसिटी है जिससे उसको प्रोजेक्ट किया गया है, और आर उसकी रेंज है, थीटा उसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है। क्योंकि देखो कन्फ्यूजन हो जाती है इसलिए मैं लिख रहा हूँ, जो मेरे को भी हो गई थी अभी। अब इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इंक्लाइन प्लेन, जो कि काफ़ी बंदों को समझ नहीं आता। इंक्लाइन प्लेन, इंक्लाइन प्लेन के कुछ कंसेप्ट्स हैं। अब देखो इंक्लाइन प्लेन में हमें करना क्या है बेसिकली, किसी भी इंक्लाइन प्लेन पे अगर हम प्रोजेक्ट करें, ये हमने डाला प्रोजेक्टाइल, ठीक है, थीटा एंगल के साथ, या अल्फा बोलते हैं इसको, ये थीटा इंक्लाइन कर रखा है उसको थीटा से, ठीक है, और फेंका है अल्फा से। तो देखो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा हमारा, थीटा प्लस अल्फा। बट अगर हम उस अप्रोच से जाएंगे तो थोड़ा सा अजीब हो सकता है। तो पहले तो हम जी को, जो जी है यहाँ पे सबसे बड़ा रोल किसका है, ग्रेविटी का, तो ग्रेविटी को हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये देखो ये भी थीटा आएगा, करके देख लेना, ये भी थीटा ही आता है। अब इसको हमने डिवाइड किया तो ये कितना हो जाएगा, जिस साइड थीटा उस साइड कॉस थीटा, जी कॉस थीटा, और ये हो गया जी साइन थीटा। तो अब हम इसके लिए निकालते हैं कि कैसे कैसे हमको मिलेगा। तो हम पहले दोनों अलग अलग, जैसे हमने पहले प्रोजेक्टाइल मोशन की डेरिवेशन हमने की होगी, तो क्या करते थे पहले फॉर एक्स एक्सिस के लिए निकालते थे, ठीक है। देखो मैं तुम्हें इंक्लाइन प्लेन क्यों बता रहा हूँ, बिल्कुल स्टार्टिंग से मैं तुम्हें उसके फॉर्मूले भी रटा सकता था, बट क्या है इंक्लाइन प्लेन के फॉर्मूले रटने से कुछ फ़ायदा है नहीं। क्यों, क्योंकि अगर तुम्हें अप्रोच आता है तो तुम सीधा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, जबकि प्रोजेक्टाइल मोशन में अब देखो इंक्लाइन प्लेन के जो क्वेश्चन आएंगे वो थोड़े सरफेस लेवल के होंगे, जबकि अगर प्रोजेक्टाइल मोशन के उस पर बिना इंक्लाइन प्लेन पे क्वेश्चन आए तो वो थोड़े डीप होंगे। इसीलिए उसमें अगर तुम पूरा डीपली जाने लग गए तो काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा, जबकि इसमें अगर थोड़ा डीप भी चले गए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फॉर एक्स एक्सिस के लिए बात करते हैं, यू एक्स मतलब इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, तो वो होगी हमारी यू कॉस अल्फा। क्यों, अब यहाँ पे फिगर बनाना पड़ेगा हर बार, ये सबको पता है यू से फेंका है और ये अल्फ़ा है तो यू कॉस अल्फ़ा, ठीक है। और एक्सेलरेशन अलोंग ये एक्स एक्सिस, तो वो कितना होगा, वो होगा देखो हमने जी को डिवाइड किया था ऐसे में, यहाँ पे जी आ रहा था, इसको जी साइन थीटा किया था और इसको जी कॉस थीटा किया था। तो ये इस साइड को आ रहा है तो माइनस लेंगे, माइनस जी साइन थीटा। अब वाई एक्सिस की बात करते हैं, तो यू वाई इक्वल टू यू साइन अल्फ़ा, सबको पता है। वी एक्स वेलोसिटी जो, सॉरी
सॉरी ये ए एक्स होना चाहिए, जो कि है जी कॉस थीटा, ये भी माइनस में क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में। अब देखो टाइम ऑफ फ्लाइट इनका यूज़ करके फिर टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला, 2u साइन अल्फा अपॉन जी कॉस थीटा। वहाँ पे सबने देखा था कि हमारा क्या था, 2u साइन थीटा बाई जी। थीटा क्या है इसमें, अल्फा है, और जी को किस में कर दिया हमने, जी जो है उसको जी कॉस अल्फा में कर दिया, क्योंकि उसका कोई रोल नहीं है ना, जी का रोल नहीं है टाइम ऑफ फ्लाइट को बताने के। जी साइन थीटा का रोल नहीं है कि वो टाइम ऑफ फ्लाइट को बताए। टाइम ऑफ फ्लाइट किसको, टाइम ऑफ फ्लाइट किसे बताएगा या किसकी हेल्प से हम निकालेंगे, जो कि वर्टिकल होगा। वर्टिकल जो एक्सेलरेशन है जो कि है जी कॉस थीटा, तो उसमें हॉरिजॉन्टल का कोई यूज़ नहीं है, इसलिए हम जी कॉस थीटा को यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। वो की डेरिवेशन से निकल सकता है, बट एक बता रहा हूँ कि क्यों आया। रेंज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर टू थीटा होता था वहाँ पे, यू स्क्वायर साइन टू थीटा, यहाँ पे यू स्क्वायर साइन टू अल्फा और जी कॉस थीटा। देखो रेंज में भी हमें, देखो क्योंकि इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है ना, इसका सिर्फ ये सिग्निफिकेंस है कि ये माइनस करेगा उसकी स्पीड को, ठीक है, तो माइनस करेगा उसकी स्पीड को, तो उसकी रेंज पे भी फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पे माइनस करते हैं 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा साइन थीटा अपॉन जी कॉस स्क्वायर थीटा। देखो ये इतना बड़ा फॉर्मूला बन के आता है, जो कि यू मस्ट लर्न 1 डे बिफोर योर एग्ज़ाम या 2 डे बिफोर योर एग्ज़ाम, क्योंकि हमेशा तो याद नहीं रहेगा ना ये। पर बेसिकली इसमें क्वेश्चन आता है टाइम ऑफ फ्लाइट का इंक्लाइन प्लेन में, या एच मैक्स का। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होता था, यहाँ साइन स्क्वायर अल्फा हो गया, और 2g कॉस थीटा। रेंज में फ़र्क पड़ा, बाकी किसी में फ़र्क नहीं पड़ा। टाइम ऑफ फ्लाइट में फ़र्क पड़ा किससे, जी से, और इसमें क्योंकि देखो टाइम ऑफ फ्लाइट और जो हाइट है उसमें फ़र्क क्यों नहीं पड़ा, क्योंकि उसमें कोई स्पीड का कोई रोल नहीं है। स्पीड का रोल है रेंज में, तो स्पीड तो डिक्रीज होगी ना, जब जी साइन अल्फा का एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा तो स्पीड तो डिक्रीज होगी। तो ये बात हो गई हमारी प्रोजेक्टाइल के बारे में। 2D मोशन हमारा यहीं पे हो गया समाप्त, जो जो इम्पोर्टेंट था। अच्छा 2D में हमारे पास एक और चीज़ बचती है, जो कि है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन वैसे अभी तो नहीं होना चाहिए था, बट करवा देते हैं, क्योंकि सर्कुलर मोशन के भी कुछ क्वेश्चन आए हैं, मतलब मिक्स होके आते हैं ये लोग, ऐसे नहीं आते हैं कि बिल्कुल बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड दे दिया तुमको। और प्रोजेक्टाइल में एक बात का ध्यान रहना चाहिए कि एयर ड्रैग को हम कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सबसे पहले सर्कुलर मोशन में सबसे पहले हमने मोशन में किस की बात करी थी, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस की, तो यहाँ पे हमने एंगुलर मोशन की बात की है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, थीटा। थीटा कैसे, जितना भी जो ये है, अगर हम सर्कुलर की बात करें तो ये है, जितना भी ये कवर करेगा, जितना भी ये कवर करेगा उसको हम क्या बोलते हैं, थीटा। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो गया, थीटा, ठीक है। रेडियस वेक्टर जो है, ये आर रेडियस वेक्टर है, जो ये पाथ को ट्रेस करेगा, उसी को हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। अब एंगुलर वेलोसिटी क्या हो गई, एंगुलर वेलोसिटी हो गई ओमेगा, ओमेगा इक्वल टू थीटा बाय टी, ठीक है, थीटा बाय टी। उसके बाद आ गया हमारा टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, दिस इज इक्वल टू टी। टाइम पीरियड टी होता है एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए। फ्रीक्वेंसी सबको पता है 1/t। एंगुलर एक्सेलरेशन भी सबको पता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो वो हमारा आ जाएगा ओमेगा बाय थीटा, टी इक्वल टू 1/f, सबको पता है ये रिलेशन है। ओमेगा इक्वल टू थीटा बाय टी है, इक्वल टू थीटा कितना हो जाएगा, पूरा कितना है ये कितना है, पाई बाय टू पाई बाय टू पाई बाय टू पाई बाय टू, ये हो गया 2 पाई, ठीक है, 2 पाई/t। और 1/t हमें पता है क्या होता है फ्रीक्वेंसी, तो 2 पाई f भी कर सकते हैं हम इसको। इसमें ज़्यादा खतरनाक क्वेश्चन आते हैं नहीं,
बट फिर भी अगर लीनियर वेलोसिटी का जो इसके साथ रिलेशन है वो है v इक्वल टू आर डी थीटा अपॉन डी टी या आर ओमेगा, v इक्वल टू आर ओमेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना इसको, इस पर भी क्वेश्चन बहुत आता है। और 11th में आपने एक डेरिवेशन भी देखी होगी एंगुलर एक्सेलरेशन की, बट हमें यहाँ उसकी ज़रूरत नहीं है। ए इक्वल टू सेंटीमीटर एक्सेलरेशन होता है बेसिकली, वो ए इक्वल टू होता है हमारा वी स्क्वायर बाय आर, या हम इसको वी इक्वल टू ओमेगा आर रखेंगे तो ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, तो ये दो उसमें है एक ही फार्मूले का डेरिवेटिव, बस वी की वैल्यू रख देते हैं इसमें। और ये हमेशा, जैसे कि अगर हम इसमें भी एक ऑब्जेक्टिव बनता है कि वो कहाँ उसका डायरेक्शन होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन हमेशा टूवर्ड, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा टूवर्ड द सर्कल होगा, टूवर्ड द सेंटर होगा। ठीक है, तो इस इतना ही था हमारे पास में सर्कुलर मोशन में। और 1D में हमने एक चीज़ छोड़ दी है, वो तो सबको पता है वैसे, एडिशन लॉ, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, वो वगैरह वगैरह। उसमें आपका क्या होता था, रिजल्टेंट अगर ये एक ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है तो ये होगा तुम्हारा रिजल्टेंट वेक्टर, जो कि होगा ए प्लस बी, मतलब रिजल्टेंट वेक्टर। उसको हम एक्सप्रेस कर देते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा से, थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। ठीक है, और टैन थीटा हम कैसे निकालते थे, बी साइन थीटा, या इसको हम डिवाइड करते थे इसमें, ये जो भी एंगल होता था, अगर हम इसको अल्फ़ा ले लें तो ये तुम्हारा कितना क्या हो जाएगा, बी साइन अल्फ़ा। ठीक है, और ये कितना है, बी कॉस अल्फ़ा। तो हम इसको ए प्लस बी साइन अल्फ़ा अपॉन ए प्लस बी कॉस अल्फ़ा करते थे और थीटा निकल जाता था हमारे से। बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, सबको पता ही होगा। और इसमें मिनिमम और मैक्सिमम कहाँ पे होगा यार, वो तो करके देख ही लेना। फिर मैं बता देता हूँ कि एट थीटा इक्वल टू 180 ए प्लस बी इज मैक्सिमम, एंड थीटा इक्वल टू 90 पे, थीटा इक्वल टू 0 पे इट इज़ मिनिमम, डेट इज़ ए माइनस बी। तो अब थोड़ा क्वेश्चंस की तरफ रुक करते हैं। तो ये रहे क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A ball whose kinetic energy is E is projected at an angle 45 degree to the horizontal. The kinetic energy of the ball at the highest point of its flight will be। अब देख रहे होंगे तुम सारे जेई मेन के क्वेश्चन हैं। और अगर देखो, ये वाली बुक तो लास्ट ईयर के क्वेश्चन को फोकस करती है। अगर किसी को भी एच सी वर्मा से क्वेश्चन करने हैं तो कमेंट करें, एच सी वर्मा मेरे पास आ जाएगी अभी एक दिन में, तो हम एच सी वर्मा के क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, सो इसको स्टार्ट करते हैं। एच सी वर्मा के क्वेश्चंस की अलग से एक वो करेंगे, वीडियो बनाएंगे, क्योंकि एच सी वर्मा से बेस्ट कोई नहीं है। ठीक है, सो पहले हम बात कर रहे थे, अ बॉल हुज काइनेटिक एनर्जी इज ई इज प्रोजेक्टेड एन एंगल ऑफ 45 टू द हॉरिजॉन्टल, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स फ्लाइट। अब देखो, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स फ्लाइट की जब बात करते हैं कि हाईएस्ट पॉइंट कौन सा होगा प्रोजेक्टाइल का, तो ये सबको पता है हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होगा। हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी जो, देखो हाईएस्ट पॉइंट कौन सा होगा जब वो नीचे आना शुरू कर दे, मतलब उसकी जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो कितनी हो जाए, सॉरी जो उसकी, हाँ वर्टिकल वेलोसिटी जो है, हॉरिजॉन्टल तो है उसमें कुछ ना कुछ, पर वर्टिकल जीरो हो चुकी है, तो उसके पास कौन सी वेलोसिटी है। देखो ई इक्वल टू कितना होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। एट हाईएस्ट पॉइंट उसके पास कौन सी वेलोसिटी है, सिर्फ वर्टिकल वाली। अब वर्टिकल वाली क्या होती है, यू कॉस थीटा, सबको पता है यू कॉस थीटा। यू हमें दे रखा है, मतलब अगर हम यू अगर वी माने इसको कि वी से करा है उसने, क्योंकि हमने यहाँ पे वी ले लिया है, और कॉस थीटा उसने बोला हमें थीटा कितना दे रखा है 45, तो कॉस 45, तो हम वी स्क्वायर की जगह क्या रख देंगे यहाँ पे, वी कॉस 45 का स्क्वायर, तो जो कि हाफ एम वी स्क्वायर कॉस 45 कितना होता है 1/√2, √2 का स्क्वायर कितना 2, तो ये हो गया हाफ एम वी स्क्वायर, जो कि हमारा था ई, तो आंसर कितना आ गया E/2। सो E/2 इज़ द आंसर। सिंपल है बहुत, आ गया समझ में। कंसेप्ट क्या था इसमें, कंसेप्ट ये था कि एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ फ्लाइट, ठीक है, द वर्टिकल वेलोसिटी बिकम्स 0। दूसरी बात करते हैं। फ्रॉम अ बिल्डिंग टू वॉल्स A and B आर थ्रोन सच दैट A is up थ्रोन अपवर्ड्स एंड B डाउनवर्ड्स।
if VA and VB are the respective velocities on reaching the ground, अब देखो both vertically with the same speed, ब्रैकेट में क्या लिखा है सेम स्पीड, यार इक्वेशन लगाओ ना, इक्वेशन देखो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये सेकंड क्वेश्चन हमारा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2gh। अब देखो v हमें पता है, v इसने बोल दिया वी ए का मान ले, चलो वी बी का, ठीक है, तो वी ए को या वी बी को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, 2gh प्लस यू स्क्वायर, उसने बोला सेम स्पीड, ठीक है, जी इस दोनों के लिए सेम है, ठीक है, हाइट ऊपर से फेंको, ठीक है, या नीचे से फेंको, हाइट तो दोनों के लिए सेम रहेगी ना, तो टू टू भी सेम ही होता है देखो दोनों के लिए, 2gh प्लस यू स्क्वायर दोनों के लिए सेम है, तो वी बी इक्वल टू वी ए आना ही है, बस सिंपल है। इसमें इसमें कोई कंसेप्ट नहीं था, इसमें सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ना था, उसे ध्यान से पढ़ना था और क्वेश्चन क्रैक हो। थर्ड क्वेश्चन, अ कार मूविंग विद द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर कैन बी स्टॉप्ड बाय ब्रेक्स आफ्टर एटलीस्ट 6 मिनट, ठीक है, इफ द सेम कार इज मूविंग एट द स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर द मिनिमम स्पॉट स्टॉपिंग डिस्टेंस। अब देखो बहुत से बुकों में तुम देखोगे कि ये कंसेप्ट बना के लिखा है कि मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस का क्या कंसेप्ट होता है, इसमें भी कुछ नहीं। देखो स्टॉप कब होगी कार, जब उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, तीसरा क्वेश्चन हमारा, वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, ठीक है, वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो। अब वेलोसिटी हमें क्या क्या दिया है इसमें, देखो टाइम दिया है, ठीक है, तो वेलोसिटी इक्वल टू वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, ऐसी कौन सी क्वेश्चन है जिसमें टाइम आता है, फर्स्ट इक्वेशन वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब देखो उसने बोला कार इज मूविंग विद द स्पीड, वी यू हमें दे दिया इसमें इसने 50, कैन बी स्टॉप्ड आफ्टर 6 मिनट, ठीक है, वी और ये हमें 50 दे दिया है, प्लस ए हमें पता लगाना है, और 5, वी कितना हो जाएगा उस वक्त जब स्टॉप हो जाएगी 0, 50, 5 मिनट में वो स्टॉप कर देते, रिटार्डेशन कितना आ जाएगा यहाँ से, ये जाएगा यहाँ पे -50 अपॉन 5, ए इक्वल टू -10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ए इक्वल टू -10 मीटर पर सेकेंड, ए हमारे पास में आ गया है हमारे, और देखो ए आ गया है, तो वही इक्वेशन में रखना है, सिर्फ उस इक्वेशन में हमको रखना है ए इक्वल टू 10 है हमारे पास में, v इक्वल टू यू प्लस ए टी पे रखना है। अब उसने बोला कि अगर वही कार उतनी 100 किलोमीटर की स्पीड से जाएगी तो u कितना हो गया इस बार पे, 100, a कितना है -10, t हमें पता लगाना है, v 0 हो जाएगा, ठीक है, तो कितना हो गया, एक मिस्टेक कर दिया हमने शायद पीछे, हमने इसको 5 ले लिया जबकि ये 6 था हमारे पास में, और एक और गड़बड़ी की है हमने u को मीटर पर सेकंड में नहीं किया है 5/18 करके, ठीक है, तो इसको कर लेते हैं, ये हो गया 25/9, 25/5/9, इसको ऐसे रहने देते हैं, 125/9 मीटर पर सेकंड में कर दिया है, और हमने यहाँ पे ये भी जो टाइम था वो हमें शायद 6 दिया था, मैंने 5 ले लिया, आई एम सॉरी, तो स्टार्टिंग से करना पड़ेगा इसको, v इक्वल टू यू प्लस ए टी 0, u हमारा कितना आ गया था 125/9 प्लस a इंटू 6, यहाँ से a निकल जाएगा हमारा -125/9/6, a आ गया, यही a हमें वहाँ रखना है, उसमें हमें u को हमें 100 रखना है, क्योंकि बाद में a है, u है, v है, t तो निकल जाएगा ना बस, तो या डिस्टेंस निकालना है, तो देखो डिस्टेंस निकालना है तो उसके लिए पहले t निकाल लो, या तो डिस्टेंस निकालना है तो दूसरी इक्वेशन का भी यूज़ करते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, इसका भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि देखो एक्सेलरेशन पता है तुम्हें, u तुम्हें पता है, v 0 हो जाएगा, तो s तो निकल जाएगा ना बस, तो ये हो गया, टाइम भी निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो पहली क्वेश्चन से तुमने निकाला, देखो जो पहली क्वेश्चन थी उससे तुमने क्या निकाला, a निकाला, ठीक है, और दूसरी क्वेश्चन में तुमने, तीसरी क्वेश्चन में a को रखा और तुम्हें s मिल जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 24, जिसका आ जाएगा नीचे कमेंट कर देना प्लीज़। A boy playing on the roof of a 10-meter high building throws a ball with a speed of 10 meter at an angle of 30 with the horizontal. How far from the throwing point will the ball be at the height of 10 meter from the ground? ठीक है, अब एक बॉय है, इज प्लेइंग ऑन द फ्लोर, ऑन द रूफ, ठीक है,
प्लेइंग ऑन द रूफ, किसकी, एक बिल्डिंग के, थ्रोज अ बॉल विद रिस्पेक्ट टू एट एन एंगल विद हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अब उसने यहाँ से किसी भी बिल्डिंग पे है वो, ठीक है, किसी भी बिल्डिंग पे है, एक मिनट, आई नीड अ फ्रेश पेज। बिल्डिंग की हाइट हमें दे रखी है 10 मीटर, बॉय यहाँ पे है, बॉय बना लेते हैं, फेंका बॉल उसने, अब देखो यहाँ पे कहीं गिरा होगा नीचे जाके, 10 मीटर की स्पीड से, मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, और थीटा उसका 30 है। वो पूछ रहा है कि हाउ फार फ्रॉम द पॉइंट विल बी, फ्रॉम द थ्रोइंग पॉइंट विल बी द बॉल बी एट द हाइट ऑफ 10 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। तो अब इसको कैसे करना है, क्लियरली पता चल रहा है कि ये लोग पूछ रहे हैं रेंज, रेंज का फॉर्मूला रखो यार, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब वो बोल रहे हैं कि उतनी ही हाइट पे, 10 मीटर की हाइट पे कितना दूर होगा थ्रोइंग पॉइंट से, तो मतलब वो रेंज पूछ रहे हैं, तो रेंज कितना होगा। अब यू हमें पता है 10 है, साइन 2 थीटा, साइन 60 कितना हो जाएगा, √3/2, और जी हमारे पास में 10 लेके चलते हैं, तो 10 से 10 तो 5 √3 इज द आंसर, और 5 √3 हमारा आएगा 5, हाँ, तो 8.6 के अराउंड आ रहा है, 8.6 के अराउंड, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन के। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ मूविंग पार्टिकल एट एनी टाइम टी आर गिवन बाय x इक्वल टू, देखो कोऑर्डिनेट कैसे दिए हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म, अल्फा है ये, अल्फा y इक्वल टू बीटा टी क्यू, स्पीड पूछ रहा है, स्पीड क्या होगी तुम्हारी, dy बाई डी एक्स, तो पहले dy बाई डी टी निकालो, अपॉन डी एक्स बाई डी टी निकालो, डी एक्स डी वाई बाई डी टी कितना होगा, 3 बीटा टी स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3 अल्फा टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बीटा बाई अल्फा, वेलोसिटी इक्वल टू बीटा बाई अल्फा। हमने इसको ज़्यादा मैथमेटिकल कंसेप्ट में ले लिया, जबकि ये ऐसा नहीं था, इसको हम ऐसे डिवाइड नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ये टाइम के रिस्पेक्ट में है, टी कोई पैरामीटर नहीं है, तो वी वाई हमारे पास में आ जाएगा 3 बी टी स्क्वायर, और वी एक्स हमारे पास में आ जाएगा 3 अल्फा टी स्क्वायर। तो हमें वी निकालना है, तो वी और वी वाई, तो देखो हमें पता है कि इसका रिजल्टेंट कैसे निकालता है, वी वाई का स्क्वायर प्लस वी एक्स का स्क्वायर प्लस 2 वी वाई वी एक्स कॉस थीटा, तो ये हमारे पास में हो जाएगा कॉस थीटा, ये 90 है, ये 0 हो गया, कॉस 90 0, तो 9 बीटा स्क्वायर टी की पावर 4 प्लस यहाँ से आ जाएगा 9 अल्फा स्क्वायर टी की पावर 4, 9 3 टी स्क्वायर बाहर आ जाएगा, अंदर बच जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो बी हमारा आंसर आ जाएगा। थोड़ा हमने ज़्यादा मैथमेटिकल अप्रोच लगा दिया। 5 क्वेश्चन हो चुके हैं सॉल्व। A ball is released from top of tower of height h meters. It takes t seconds to reach the ground. देखो, a ball is released from top of the tower of height h meters. ठीक है, it takes t to reach the ground. What is the position? ठीक है, h इसकी हाइट है, h इसकी हाइट है, और t टाइम ले रहा है ये नीचे गिरने में। तो देखो, जब नीचे गिरेगा तो वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगी, बट अगर टॉप से रिलीज़ कर रहे हैं तो यू तो हमेशा 0 ही होगा। ए हमारा आ गया जी, ठीक है, एच हमें दे रखा है, हाइट एच ही है, टी हमें दे रखा है डी, तो टी टाइम लग रहा है। तो अब हम इसमें से क्या, कौन सी इक्वेशन लगाएं, सेकेंड इक्वेशन, एच इक्वल टू
ज़ीरो हो गया, हाफ जी टी स्क्वायर। व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ द बॉल एट टी बाय 3। तो अब देखो टी पे कितनी पोजीशन, क्या है पोजीशन, टी पे हमारी पोजीशन है, टी टाइम पे कितनी पोजीशन है, हाफ जी टी स्क्वायर। अगर हम टी बाय 3 को ले लें, टी बाय 3 ले लें, तो टी स्क्वायर बाय 3 9 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/9 ऑफ एच एट, ये टी बाय 3 था, ये एच टी है, ठीक है। तो टी पे हमें एच दी थी, तो ये एच टी मान मान के चलो, एच टी का 9। अब देखो ये ऊपर से गिराया है इसको, ठीक है, तो एच बाय 9, और ये पूरा एच था जब पूरा टी टाइम ले रहे थे, टी बाय 3 पे इतना है। तो अब हमारे पास में ऑप्शंस पे देखो, फ्रॉम द ग्राउंड है, फ्रॉम द ग्राउंड से हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे, एच माइनस एच बाय 8 कितना आ जाएगा, 9 एच बाय 9, तो 8 h/9, तो ये बस ये आ जाएगा हमारे पास में, इतना पोर्शन फ्रॉम द ग्राउंड हमें मेजर करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द आंसर। इफ ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए, देन द एंगल बिटवीन दैम। देखो ये तो सिंपल है, इसका आंसर प्लीज़ कमेंट कर देना नीचे, और कैसे किया ये कमेंट कर देना, पाए मत कर देना, टिक तो दिख ही रहा है सबको, ये खुद करना है तुम लोगों को। अब एक इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरी पे क्वेश्चन करते हैं, ये वाला क्वेश्चन से देख लेता हूँ, ये वाला हमारा 8 नंबर का क्वेश्चन है। A projectile is given an initial velocity दी है i प्लस 2j कैप, ठीक है, i उसकी वेलोसिटी है अराउंड द ग्राउंड, और वर्टिकल मतलब ये यू एक्स हो गई, और ये हमारी हो गई यू वाई, ठीक है। अब उसने पूछा है जी, हमें बोल रखा है 10 ले लेना, ठीक है, और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री पूछा है। तो फिर देखो हमें हमें क्या चाहिए इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के लिए, पहले इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री लिखते हैं, y इक्वल टू y इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमारे पास ऑप्शन में x है, तो हमें x तो चाहिए, मतलब इसको हमें सब्स्टिट्यूट नहीं करना है, tan थीटा चाहिए, cos थीटा चाहिए, u हमारे पास में है। u कैसे निकालेंगे, u तो सिंपल है, देखो u कैसे क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 स्क्वायर रूट फाइव हमारा u आ गया। अब 2 उसकी ये वाली वेलोसिटी है, और 1, तो हम एंगल कैसे निकाल देते हैं, एंगल हमारा tan इनवर्स थीटा कितना होता था, tan इनवर्स वाई बाई एक्स, वाई हमारे पास में क्या है 2, tan इनवर्स 2 थीटा, तो हमें मिल गया है tan थीटा कितना 2, tan थीटा 2 मिल गया। तो यार अब इसको p बाई बी करके जो ट्राइंगल मेथड था cos थीटा निकाल सकते हैं ना, cos थीटा कितना हो जाएगा 1/√5, करके देख लेना। फिर इसमें रख देना सबको, x tan थीटा कितना है 2x, ठीक है, 2x माइनस 10x स्क्वायर 2 to the 4, तो फिर इस इक्वेशन में रखेंगे इसको, तो हमारा ऑप्शन आ रहा है 2x माइनस 5x स्क्वायर, ये आ रहा है हमारा इक्वेशन आ रही है y इक्वल टू 2x माइनस 5x स्क्वायर। रख के देख लेना, बहुत आसानी से आ जाएगी, और कमेंट कर देना कि आया कि नहीं आया, नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा। एक और क्वेश्चन इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री पे, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 आज का, 7th वाला मैंने आपको करने को दिया है, ठीक है, देख लेना वीडियो पॉज करके। v इक्वल टू के वाई प्लस के एक्स जे का, ठीक है, तो देखो x के अलॉन्ग इसकी है y, और देखो समझो इसको, के वाई एक्स के अलॉन्ग, ठीक है, और के एक्स वाई के अलॉन्ग,
वी एक्स क्या है हमारे पास में, डी एक्स बाई डी टी, ये है के वाई। इसमें हमें पूछा गया था पार्टिकल मूविंग वेलोसिटी वेयर के इज कांस्टेंट द जनरल इक्वेशन ऑफ पार्ट। तो देखो करते रहो, इक्वेशन ऑफ पार्ट मिल जाएगी, टू वाई बाई डी एक्स डॉट टी वाई बाई डी टी करा तो हमें ये के एक्स होगा। कुछ नहीं कर रहे हम, वी वाई क्या कर सकते हैं, डी वाई बाई डी टी, वी एक्स वाला डी एक्स बाई डी टी, ये तो कर रहे हैं, के एक्स आ गया। तो देखो अब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आ जाएगा हमारा, एक्स बाई वाई। और अब इसको जिन्होंने इंटीग्रेशन पढ़ाया वो समझ जाएंगे, वाई को इधर डाल दो, एक्स डी एक्स दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो, वाई वाई का इंटीग्रेशन क्या होगा, वाई स्क्वायर बाई टू, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस कॉन्स्टेंट। तो हम इसको कर सकते हैं, अगर हम यहाँ से एलसीएम लें, वाई स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू सी हो जाएगा, इससे यहाँ पे टू बच जाएगा, टू से टू कट जाएगा, तो वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस टू सी क्या है हमारे पास, कांस्टेंट। तो आंसर आ जाएगा हमारा सेकंड, सेकंड नहीं डी, डी ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो काइनामेटिक्स के क्वेश्चन के लिए तुम्हें इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आना चाहिए, जो कि मैं समझता हूँ वो आता ही होगा क्योंकि सब ने 12th कर लिए। ये उनके लिए डिफिकल्ट होता है जो पहली बार कर रहे हैं इसको, क्योंकि उन्होंने पढ़ा नहीं है 10th में, तो 11th 12th में तो काफ़ी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन है। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, तो ये 10th क्वेश्चन है जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। देखो ये क्वेश्चंस मैंने इसलिए नहीं कराए कि यही क्वेश्चंस कंप्लीट हैं या यही क्वेश्चंस कर दिए तुमने तो बस तुम कर लो काइनेमेटिक्स। तो कब तुम्हारी यहाँ से रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि काइनेमेटिक्स को कंटिन्यू करो यहाँ से आगे, या अगर क्वेश्चंस का लाइव सेशन चाहिए तो नीचे कमेंट ज़रूर कर देना। काइनेमेटिक्स का हम शेड्यूल करेंगे, अगर हमें टाइम मिला तो संडे को करेंगे। देखो ये वाला क्वेश्चन तो देख रहे हो 25 नंबर, ये वाला क्वेश्चन 2011 में आया है, और तुम अगर किसी भी साइट पे भी जाओगे तो ये क्वेश्चन सबसे आगे चमकता हुआ दिखेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद स्पीड v इक्वल टू 6.25, ठीक है, इस डी एक्सेलरेटेड, तो देखो डी एक्सेलरेटेड ये कितना 0.25 से रूट v। अब डी एक्सेलरेटेड किया है इसको तो ये माइनस में होगा। अब देखो यार इंस्टेंटेनियस, अब तुम इसमें v इक्वल टू यू प्लस ए टी वाला कंसेप्ट लगा के t इक्वल टू 1 आंसर निकाल दोगे और तुम बोलोगे इसमें ऐसा कुछ खास क्या था। बट यार देखो रूट वी जब यहाँ पे अगर तुम्हें डी वी बाई डी टी या डी एक्स बाई डी टी में कोई भी ऐसा वेरिएबल मिल जाए तो कभी भी इक्वेशन मत लगाना वो जो तीनों इक्वेशन है इक्वेशन ऑफ मोशन। क्यों? क्योंकि वो तीनों इक्वेशन जो हैं वो हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए, बट यहाँ पे एक्सेलरेशन ये डी बाई डी टी क्या होता है, एक्सेलरेशन v के साथ चेंज हो रहा है। तो इसमें तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट। तो कुछ नहीं, बस रूट वी को जल्दी ले आओ, -2.5 डी टी कर दो, ठीक है। अब तुम बोलोगे इसका क्या रोल है, इसका भी बहुत बड़ा रोल है क्योंकि ये इनिशियल वेलोसिटी है, और जब रिटार्ड करते हैं और रेस्ट पे आने के मतलब v इक्वल टू 0 है, तो इनिशियल तो ये है और फाइनल 0 है। अब देखो इसको इंटीग्रेट भी तो करोगे, इसको इंटीग्रेट करोगे कहाँ से कहाँ तक, 6.25 इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी तक जो कि 0 है, और इसको भी इंटीग्रेट करोगे 0 से t तक, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो -2.5t आ गया, ये तो सिंपल। बट ये इसमें v की पावर -1/2 इंटीग्रेट करोगे -1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1, ठीक है। 6.25 से 0 तक करोगे इंटीग्रेट तो ये हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 2 आ जाएगा ऊपर 1/2 करके, और इसमें आ जाएगा 1/2, ठीक है। फिर इसको तुम 6.25 और 0 के बीच में करना 2.5/t, 2 इंटू 6.25 का रूट कितना होता है 2.5, और ये माइनस में होगा, 0 डल गया पहले तो -2.5/t, तो ये कितना हो गया 2.5 से 2.5 कैंसिल और माइनस से माइनस कैंसिल, t इक्वल टू 2 पे ये स्टॉप होगा। तो देखो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जिसमें तुम्हें लगेगा कि तुम सही अप्रोच कर रहे हो, बट अप्रोच हमारा डिफरेंट है, क्योंकि एक्सेलरेशन को हमें ध्यान में रखना है कि वेरिएबल है या कांस्टेंट है, या वेलोसिटी वेरिएबल है या कांस्टेंट है। तो बस आज की वीडियो के लिए आज की वीडियो में इतना ही, और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहना। थोड़ा लेट हो गया आज वीडियो में क्योंकि
पहला दिन है यार, तो थोड़ा दिक्कत थी। और पहले सुबह भी एक वीडियो डाली, बट और अभी शाम तक एक वीडियो आ जाएगी मैथ्स की, ये जिसमें हम शुरू कर रहे हैं, मैथ्स की नहीं सॉरी केमिस्ट्री की आएगी, जिसमें हम शुरू कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी करते रहना साथ साथ में। थैंक यू एवरीवन।